हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। दोस्तों, श्रीलंका में आए इस आर्थिक मंदी का महीनों से भी ज्यादा हो चुका है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कारण है श्रीलंका में आए इस आर्थिक मंदी का। हर पॉइंट पर बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका की ये हालात का मुख्य श्रेय परिवारवाद को जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ही परिवार ने 9 मंत्रालय संभाल रखा था। हालांकि अभी सही मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए श्रीलंका के इन दिनों की सिचुएशन को थोड़ा गहराई से देखते हैं। फरवरी के महीने में श्रीलंका की जो फॉरेन करेंसी रिजर्व थी वो सिर्फ $2.3 बिलियन थी। पिछले साल जनवरी से कंपेयर करेंगे तो करीब 70% से भी नीचे गिर चुका है। आपको बता दूं कि किसी भी देश में अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत कम है तो उस देश के लिए बाहर से कोई भी सामान इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका आज के दिन में करीब 1 महीने का गुड्स ही इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा करीब $4 बिलियन के डेट पेमेंट है श्रीलंका के ऊपर। इंडिया में अक्सर इंपोर्टेड सामान को हम लग्जरी आइटम की तरह देखते हैं, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं है। वो इंपोर्टेड सामान पर रिलाई करती है, जैसे कि शुगर, मेडिसिन। थैंक्स टू इंडियन इकोनॉमी जो इतनी बड़ी है और इंडिया इतना बड़ा है कि सारे जरूरत की चीजों को ग्रो करने में सक्षम है और जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे स्टेट से इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रीलंका को इन चीजों के लिए दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि लॉ फॉरेन करेंसी रिजर्व की वजह से इन चीजों को इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो देश के अंदर बेसिक चीजों के दाम बड़ी तेजी से बढ़ने लग रहा है। इन्फ्लेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। सिर्फ पिछले महीने में 25% इन्फ्लेक्शन हुई है। श्रीलंका में लोगों को बेसिक सामान खरीदने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चावल, दाल, चीनी, दूध, इन सभी चीजों का दाम लगातार बढ़ती ही जा रही है। श्रीलंका के एक एक्टिविस्ट ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चावल का दाम अगले वीक तक 500 पर किलो हो सकता है। यहाँ पर मैं श्रीलंकन रुपीज का बात करने लग रहा हूँ। एक इंडियन रुपीज अप्रोक्सीमेटली श्रीलंकन 4 रुपीज के बराबर है। तमिलनाडु के इंटेलिजेंस ऑफिसर के अकॉर्डिंग 2000 रेफ्यूजीज तमिलनाडु आ सकते हैं। इसलिए तमिलनाडु के सीएम ने मीटिंग करी पीएम मोदी के साथ और परमिशन मांगी। श्रीलंका से जो तमिल रेफ्यूजीज बन के आएंगे गवर्नमेंट ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर। इंडिया ऑलरेडी श्रीलंका को और बहुत से तरीके से सपोर्ट करने लग रहा है। 17 मार्च को श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन साइन की थी न्यू दिल्ली के साथ। इसके बाद 500 मिलियन क्रेडिट लाइन फ्यूल परचेज के लिए भी श्रीलंका ने साइन करी थी। इंडिया ने 400 मिलियन का करेंसी स्वाइप किया था श्रीलंका के साथ। अब श्रीलंका फिर $1 मिलियन का क्रेडिट लाइन रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि श्रीलंका बेसिक चीजों को अपने देश में इम्पोर्ट कर सके और अपने देश थोड़ा बहुत राहत मिल सके। आपको बता दें कि श्रीलंका इंडिया तक नहीं रुका, वो अब चाइना के पास भी गया है लोन लेने के लिए। पहले से ही चाइना के कर्जों तले दबा हुआ है। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक से भी लोन लेने की बात चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे, क्या कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस का। इसका कोई एक रीजन नहीं है दोस्तों, मल्टीपल अलग अलग रीजन है। 2018 में श्रीलंका वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन टूरिज्म के लिए दुनिया भर के लोग श्रीलंका आते थे घूमने के लिए। स्पेसिफिकली 2018 का साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा था श्रीलंका के लिए। 2.3 मिलियन टूरिस्ट आए थे श्रीलंका घूमने के लिए। आपको बता दें कि श्रीलंका का इकोनॉमी 12 से 13% टूरिज्म पर डिपेंडेंट था। 2019 के अप्रैल में मल्टीपल बम धमाके हुए, ईस्टर्न बॉम्बिंग डे के नाम से जानते हैं। उस बम धमाके में 3 चर्च और 3 होटल को टारगेट किया गया, जिसमें 269 लोग मारे गए। मरने वालों में 45 फॉरेनर टूरिस्टर थे जो कि चर्च में किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे। ऐसे में आप ही सोचो, आप वहां जाना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। जब इस अटैक का छानबीन किया गया तो पता चला कि श्रीलंका के ही 8 मुस्लिम सिटीजन जो कि लोकल इस्लामिक टेररिज्म ग्रुप के लिए काम करते थे, उनको इस बम धमाके का दोषी पाया गया। इस वजह से अगले महीने एक एंटी मुस्लिम वायलेंस देखने को मिला, जिसमें कि कई मुस्लिम घरों और दुकानों और गाड़ियों को तहस-नहस कर दिया गया। एक्चुअली इससे पहले 2018 में एंटी मुस्लिम राइट्स हुए थे कैंडी और अम्पारा में, और सरकार को तब स्टेट में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी और गलत तरह के अफवाद को रोकने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप को ब्लॉक करना पड़ गया था। राइट्स को बढ़ावा देने में फेसबुक ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद में फेसबुक ने सरकार को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। इन सभी रीजनों को लेकर टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन ये तो शुरुआत थी। इसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक स्ट्राइक आया। उसके बाद दुनिया भर का टूरिज्म ठप पड़ गया, जिससे श्रीलंका को 12 से 13% GDP का लॉस सहना पड़ा। हालांकि 12 से 13% GDP की गिरावट से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, और भी बहुत से रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस का। वहाँ की सरकार की भी गलतियां भर भर के। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे 2019 में इलेक्शन जीत के सत्ता में आए थे। प्रेसिडेंटल कैंपेन जो चल रही थी उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वे इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करेंगे और वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि VAT को आधा कर देंगे। पहले VAT 15% तक लगता था। टैक्स कट करने के पीछे एक सिंपल रीजन था कि टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे और बाहर की कंपनियां श्रीलंका में इन्वेस्ट करेगी। इससे देश का इकोनॉमी बढ़ेगा तो महंगाई में गिरावट आएगी। इसमें कुछ गलत नहीं है। ये चीज कुछ जगह पर बहुत ही सक्सेसफुली काम करती है
बस सही प्लानिंग और सही सिचुएशन पर काम करी जाए तो सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। श्रीलंका ने टैक्स कट किया 1 दिसंबर 2019 में। दुर्भाग्यवश मार्च 2020 में कोविड ने दस्तक दे दिया। वो जो टैक्स कम करने का लॉजिक था, टैक्स कम होने पर लोग कंज्यूम करेंगे, मगर लॉकडाउन लगने की वजह से लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। सरकार ने जो सोचकर टैक्स कट किया था वैसा कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन की वजह से दाव उल्टा पड़ गया। कंस्पिरेशन कभी बढ़ी ही नहीं। श्रीलंका का हालात दिन प्रतिदिन खराब होता चला गया। इसके अलावा वहाँ के प्रेसिडेंट ने 2019 में अपने कैंपेन के दौरान कहा था कि वो 10 साल में पूरे देश के एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक बना देंगे। सत्ता में आने के बाद अचानक से वहाँ की सरकार ने इनऑर्गेनिक खाद के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और उसके बाद फिर चाइना के साथ $70 मिलियन का ऑर्गेनिक खाद लिया। उस ऑर्गेनिक खाद में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया गया जो कि पेड़ को ही खा जा रहा था। फिर से उस खाद को पैक करके चाइना को वापस करने में $7 बिलियन का खर्च पड़ा। आपको बता दें कि अगर आप कभी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो 10 से 12 साल बाद असर दिखती है। खाद की कमी होने के कारण देश में चावल, गेहूं इत्यादि दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ा। टूरिस्ट खत्म हो गया, खेती खत्म हो गई, सारा व्यापार ठप पड़ गया। कुल मिलाकर देश की GDP पूरी तरह ध्वस्त हो गई।